चले जी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कुछ वीडियो लिंक्स आपके साथ मैंने लास्ट सेशन में शेयर किए थे। कुछ मेरा फायदा हो गया था कि आई वाज लुकिंग फॉर एनिमेटेड वीडियोस या इसके अलावा कुछ ग्राफिक्स के साथ कुछ मिल जाता मुझे ऑलरेडी बना बनाया, तो लकीली मुझे कुछ लिंक्स मिल गए और मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, जिसके अंदर मनी की एवोल्यूशन के ऊपर जो है वो आपके पास एक काफी डिटेल्ड रिसर्च जो है वो मिनट के क्लिप, चंद मिनट के क्लिप के ऊपर आपके पास आ गए, तो वो आपके कोर्स का हिस्सा होंगे जी। उसको आपने अपने साथ रखना है समझ के। अभी तक बुक मुझे कोई अच्छी खास नहीं मिली। एक मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस की बुक है जो कि बीकॉम में पढ़ाई जाती है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट बुक ऑल्सो, क्योंकि वो एक बीकॉम लेवल की बुक है। उसके अंदर डिस्कशंस का चैप्टर, डिस्कशंस की रूम नहीं है, यानी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम ज़्यादा डिस्कशन बेस्ड चलते हैं। और पेपर में भी आपको पता है कि मोर और लेस हमारा डिस्कशंस बेस्ड जो है वो पेपर होता है। तो आज डिस्कशन उसी तरह से लेके चलेंगे। तो एनीवन जो कि मुझे कुछ समराइज करे वो जो वीडियोस हमने पढ़ी थी, उस वीडियोस के अंदर कुछ चंद 1 या 2 मिनट के अंदर मनी की जो एवोल्यूशन है या व्हाट वाज द रीजन बिकॉज ऑफ विच आज हम पेपर करेंसी या प्लास्टिक करेंसी के अंदर आ गए, तो क्या वजह बनी, तो कोई एक्सप्लेन कर देगा तो आई विल बी थैंकफुल। और क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो कभी भी मैच्योर नहीं होती। आप एक टेक्नोलॉजी लेते हैं, उसके हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद एक और उससे मैच्योर टेक्नोलॉजी आ जाती है। सो वी एक्सपेक्ट हर आने वाले दिन के साथ टेक्नोलॉजी के साथ थ्रेट का फैक्टर जो है वो चलता फिरता रहता है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद डिजिटल करेंसी इज कि आपको पता भी नहीं होगा और आपके सारे के सारे पैसे जो है वो निकाल के ले जाएंगे। आज से 1.5 साल पहले पाकिस्तान में एक बैंक है, दुबई इस्लामिक बैंक। इस बैंक से तकरीबन तकरीबन जहां तक मुझे याद है $15 मिलियन निकाल लिए थे हैकर्स ने। $15 मिलियन बैंक से निकाल के ले गए हैकर्स। एक इतना बड़ा बैंक है और उसके सिस्टम के अंदर वो, और पता भी नहीं चलता क्योंकि दिस इज वेयर लेयर्स ऑफ लेयर सिक्योरिटी की होती है। और डिजिटल फुटप्रिंट्स है, उसको आपने घुमाना फिराना है तो वो साइबर सिक्योरिटी वो अपनी इंक्रिप्शन लगा देंगे, पकड़ना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो दिखने में बहुत आसान लगता है कि पता चलने का कौन से पैसे कहाँ गए। सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द करंट एनवायरनमेंट इज द डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज बेसिकली द साइबर सिक्योरिटी। और अदर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए क्योंकि अभी ये द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है, तो हमारा इसके ऊपर ट्रस्ट का फैक्टर भी जो है वो हम लोगों का तो है, लेकिन हमसे जो थोड़े लोग जो एजुकेटेड नहीं हैं या उन लोगों का जिनका एक्सपोजर नहीं है वो इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो जिसकी वजह से इवेंचुअली हम पैरेलल सिस्टम लेके आ रहे हैं। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा नोट है 5,000 रुपए का, 5,000 रुपीज। अभी यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने कहा कि बाहर के मुल्कों में पेपरलेस एनवायरनमेंट होता है, वहां पे भी कैश होता है पर बहुत कम होता है। अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा नोट जो है वो $100 का है, $100 बिल, उससे बड़ा नहीं होता। और हमारे यहाँ पे 5,000 रुपए का नोट होता है। तो यू कैन इमेजिन के मनी सर्कुलेशन या कितनी, यहाँ से भी पता चलता है कि आपकी इकोनॉमी कितनी पेपर बेस्ड कैश के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है रादर देन कि वो डिजिटल सिस्टम के ऊपर। हम में से कुछ लोगों को QR कोड का पता है, ठीक है, जो कि आजकल एक नई आइडेंटिटी की फॉर्म बन चुकी है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी अब जो है वो अपने मेन्यू को QR कोड के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं। इवन आपके पास डिफरेंट एप्स हैं जो कि QR कोड के साथ, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको लिंक भेजना था तो मैंने जूम जो है वो ओपन किया हुआ है अपने लैपटॉप के ऊपर, और जो व्हाट्सएप के थ्रू आपको लिंक भेजा था, व्हाट्सएप मैंने अपने QR कोड के जरिए स्कैन करके अपने ब्राउजर के अंदर, ऑब्वियसली आप सब लोगों को पता होगा कि आप उसको लिंक कर लेते हो, तो वहां से QR कोड के जरिए। तो अब QR कोड का जमाना आने वाला है और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आने वाले दिनों में QR कोड के ऊपर ही सारी की सारी पेमेंट और रिसीट हुआ करेगी। HBL की तरफ से स्टार्ट हो चुका है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। जब अपना HBL बैंक अकाउंट खोल लें और QR कोड को स्कैन कर दें और आपके पैसे जो है वहां से डिडक्ट हो जाएंगे। सो बेसिकली ये मनी की सर्कुलेशन थी। अब मनी की सर्कुलेशन जो है वो एक सिस्टम के अंदर मौजूद है, कहीं पे वो ज्यादा हो सकती है, कहीं पे वो कम हो सकती है। इसका जो इफेक्ट है इसको खींचने का वो बिजनेस है, तो जिसका प्रॉफिट ज्यादा होगा उसके पास मनी का जो होल्ड है या स्टॉक है, चाहे वो डिजिटल करेंसी है चाहे वो पेपर करेंसी है, वो ज्यादा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप कहते हैं कि जी
मलिक रियाज साहब के पास बहुत पैसा है, मियां मंशा के पास बहुत पैसा है, मियां आमिर महमूद के पास बहुत सारा पैसा है, जहांगीर तरीन के पास बहुत सारा पैसा है, आपके कुछ रिश्तेदार भी होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा, उनकी जरूरत से ज्यादा है। तो मैं एज अ ह्यूमन बींग और वो एज अ ह्यूमन बींग क्या कर लेंगे? ठीक है, खाना खाना है 3 टाइम का, महंगे से महंगा कितना खाना हो सकता है, और महंगे से महंगी कितनी गाड़ी हो सकती है, और महंगे से महंगा कितना सूट हो सकता है, वो सब कुछ करने के बाद भी उन लोगों के पास एक्सेस मनी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है उनके फ्यूचर में, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में डिपेंडेंट है आज की कैश इन्वेस्टमेंट के साथ। कैश कम है उन लोगों के पास, लेकिन फ्यूचर में उनको प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो हम कहते हैं कि कुछ लोगों के पास इकोनॉमी के अंदर पैसा ज्यादा है, कुछ लोगों के पास इकोनॉमी में पैसा कम है, तो क्यों ना जिन लोगों के पास ज्यादा है उनसे उधार मांग के जिन लोगों के पास पैसा कम है उनके साथ शेयर कर लिया जाए, और उनसे रिटर्न में कुछ चीज डिमांड कर ली जाए, रेंट, मनी का रेंट डिमांड कर लिया, दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरेस्ट। तो यहाँ से अब हम आते हैं जो हमारी डेवलपमेंट है बैंक की, एक इंस्टीट्यूशन की जो कि डेवलप होती है। और बैंक का मेन पर्पस क्या है जी? क्या एक बैंक का मेन पर्पस इंटरमीडियरी का काम करना है। इंटरमीडियरी कौन है? एक ब्रोकर है जिसको हम डीलर कहते हैं। वो मार्केट में उन लोगों से डील करता है जिनके पास पैसा ज्यादा है, और उन लोगों के साथ डील करता है जिन लोगों के पास पैसा कम है। अब क्वेश्चन ये है कि बैंक का फायदा क्या है इस पूरे सिस्टम में आने में? हम डायरेक्ट बायर या सेलर आपस में क्यों नहीं मिल लेते? मंडी के अंदर जाते हैं, जैसे सब्जी में मंडी में फल फ्रूट, सब्जी और फ्रूट मंडी में फल और फ्रूट होता है, तो बायर और सेलर इकट्ठे बैठे हुए वहां पर डीलिंग हो रही है, बिक रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो क्या फायदा, इसका क्या नुकसान क्या है, या इसका फायदा क्या है बैंक का इस पूरे प्रोसेस के अंदर आने का? तो ये जी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रोल नंबर 67 जी, आपका क्या क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। हेलो जी, आवाज थोड़ी सी ऊंची बोलिएगा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मैंने कहा था आपने इससे पहले एक एग्जांपल दी थी। आवाज ऊंची बहुत कम आ रही है आपकी। एक मिनट, अब आ रही है थी? आप लगता है सेहतमंद थोड़े से ज्यादा हैं, इस वजह से शायद नहीं, वॉल्यूम तो फुल है मेरा। पहले थोड़ा सा कोशिश करें जोर से बोलने की। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं कहता आपने इससे पहले एक प्रीवियस एग्जांपल दी थी प्राइस बॉन्ड की। हाँ, प्राइस बॉन्ड की आपने एक एग्जांपल दी थी कि अगर किसी का 7.5 करोड़ का बॉन्ड निकलता है और उसको गवर्नमेंट ने 20% टैक्स लेना है, तो वो कोई और बंदा जिसके पास ब्लैक मनी है वो उसको 1 करोड़ ज्यादा दे के ले सकता है। ठीक है, वो जिसकी ब्लैक मनी ले सकता नहीं, लेता है, और ऐसा प्रैक्टिस में होता रहा है। ठीक है, ठीक है, जिसकी ब्लैक मनी थी वो तो व्हाइट होगी, लेकिन जिसने 6 करोड़ लिया उसकी तो ब्लैक मनी होगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट बेवकूफ है ना। देखिए, वो बेवकूफ है। अच्छा, वो बेवकूफ है कि उसने 6 करोड़ ले लिए, और अब वो कैसे क्लेम करेगा? नंबर 1, या वो लोग ऐसे होंगे, ठीक है, या वो ऐसा शख्स होगा जिसके पास ऑलरेडी वाइट करने का कोई प्रोसेस होगा। ठीक है, वाइट करने का, अब यहाँ पे ऑब्वियसली मैं एज अ लॉयर आपको वाइट करने के तरीकाकार तो नहीं बता रहा, लेकिन वाइट करने के बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे आप MM आलम रोड के ऊपर एक आउटलेट खोलते हैं, और वहां पे आपकी एक डिजाइनर शॉप है, उसमें गंदा तरीन जो कुर्ता और शलवार है वो 20,000 रुपए का, जो कि शायद 400 रुपए का, 500 रुपए का भी आप ना खरीदें, और आपने उसका नाम रख दिया है अजीबो गरीब किस्म का, ठीक है, ब्रांड का। अब मे भी कुछ भी रिकमेंड कर देते हैं। मेरे सामने चपली कबाब पड़े हुए हैं इस टाइम घर पे, तो मैं उसका नाम लिख देता हूँ चपली कबाब, ठीक है, स्पेशल चपली, इसी तरह के नाम है। ऑब्वियसली ऐसा लगा दो आगे बस, ठीक है, या ऐसा नाम हो जो समझ ना आए, आपको पता ही ना चले। तो अब उसकी इनवॉइसिंग किसके पास है, यानी डेली कितने बिके हैं, किसके पास रिकॉर्ड है? उसी के पास ही है रिकॉर्ड, आपके पास है ना। तो एक्चुअल में शायद आप जो है वो ड्रग्स का कारोबार करते हैं, लेकिन आपने वहां पे एक आउटलेट खोली और रोजाना आपके 200 कुर्ते बिक रहे हैं। ठीक है, 200 कुर्ते बिक रहे, 20,000 रुपए का रोजाना कितनी सेल होगी? तकरीबन 4 लाख रुपए की या 40 लाख रुपए की? 40 लाख रुपए की सेल होगी तकरीबन। ठीक है, अब आपने उस पे देना है FBR को टैक्स। आपका टैक्स है 5%। अब 40 लाख रुपए का 5% तकरीबन बन गया आपका 2 लाख रुपए। आपने 2 लाख रुपए उसका टैक्स भी जमा करा दिया। क्या FBR आपको पूछेगा आगे? नहीं पूछेगा, हम तो टैक्स फाइलर हो गए। आवाज ऊंची, थोड़ी सी ऊंची बोलिएगा। नहीं पूछेगा, वो नहीं पूछेगा ना, टैक्स मिल गया। हाँ जी, लेकिन अगर आप FBR से कहते हैं कि भाई मैंने ये शराब की बोतलें जो है ना वो बाहर से मंगवाई हैं,
अफगानिस्तान की ट्रेड के थ्रू, और ये मेरा चर्च का बिजनेस था, और ये जो है वो पाउडर है, और ये तो ये मेरी बिक गई है शाम को, तकरीबन 40 लाख रुपए की सेल हुई है मेरी माशाल्लाह, तो 5% इस पे टैक्स ले लें, व्हाट विल कैन यू डू दिस? नो सर, ऐसा कोई नहीं करेगा, ऐसा कोई नहीं। सो मैंने आपको एक रीजन, एक वजह बताई है, या एक तरीकाकार बताया कि जिस तरह से लोग अपना पैसा जो है वो बाइट करते हैं। किसी ने आके चेक नहीं करना कि आपके 200 बिके हैं या नहीं बिके, 500 बिके हैं। सो दिस इज अजम्पशन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बहुत सारे वो लोग जिनके पास ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जो कि लीगल नहीं है, या ऐसा मनी स्टैक है जो कि अब लीगल नहीं हो सकता, वो लोग इसी तरह का कोई एक फ्रंट एंड पे बिजनेस शो करवा देते हैं पेपर्स में, उसकी प्रेजेंस को शो करवा देते हैं, क्योंकि इनवाइसिंग आपके कंट्रोल में है, और हर इनवाइस के ऊपर आप पेमेंट कर रहे हैं टैक्स की, तो स्टेट को कोई तकलीफ नहीं होती कि जब कभी भी एफबीआर का ऑडिट या टैक्स होगा कि हाँ यार एडी महंगी जगह पे बैठा है तो लिखो वो तकरीबन डेली का 2 लाख रुपए टैक्स भी दे रहा है, तो हमें क्या तकलीफ है? तो कमाऊ पूछ जो होता है ना, उससे ज्यादा पूछा नहीं जाता वो क्या करके लाया है। तो इस तरह से मैंने वो जो शख्स जिस अगर तो वो समझदार नहीं था और उसने 1 करोड़ पे एक्स्ट्रा के ऊपर बॉन्ड बेच दिया, वो तो पकड़ा जाएगा, ठीक है, लेकिन वो भी ऐसी सिचुएशन में पकड़ा जाएगा अगर वो मनी को लीगल चैनल में इंडक्ट करेगा। अगर वो 6.5 करोड़ पे बैंक में जमा करवाएगा तो बैंक नहीं जमा करेगा। आप बैंक में ले जाए 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए, तो पूछते भाई कहाँ से आए हैं, सोर्स बताएं, लेते नहीं। और पहले क्या, आज से तकरीबन 3 साल पहले तक आप जो मर्जी पैसे ले जाए, जितने मर्जी ले जाए, बैंक कहते थे थैंक यू वेलकम। लेकिन जब से ये FATF की रिस्ट्रिक्शंस आई हैं और हमारे पास कुछ ऐसे अकाउंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग चैनल को यूज करने के लिए बनाए गए थे, एक्चुअल में वो ऑनर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो उसके बाद से सख्ती हो गई है। इवन आप किसी के नाम का जो है वो पे ऑर्डर या चेक भी बनवाए तो उसकी वो KYC नो योर कस्टमर वो होता है, बड़ा स्यापा पड़ जाता है। तो आई होप सो अब क्लियर है। सो वे वी वर, हम कहाँ से बात कर रहे थे, कौन सा टॉपिक चल रहा था? तो बैंक का क्या फायदा या नुकसान है, ये सवाल अभी मैंने आपसे पूछा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, रोल नंबर 68। वालेकुम सलाम। सर उसमें ये होता है कि जी रोल नंबर 1 को बोल रहे थे, फिर 68 आपके पास आता है। सर उसमें स्प्रेड रेट होता है, लाइक वो अगर आप उससे उठा रहे हैं, मालिक रियाज से पैसा उठा रहे हैं, तो आप उसको कहते हैं कि मैं आपको 8%, 9% या 10% आपको दूंगा इसके ऊपर जो आपसे मैं पैसा ले रहा हूँ। और जब आगे लेंड करते हैं तो उसको मैं कहता हूँ कि मैं आपसे 18%, 20% या 22% चार्ज करूंगा। जो स्प्रेड रेट होता है वो बैंक का बेनिफिट होता है, वही उसका पर्पज है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि बैंक का हमें क्या फायदा हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने उधार लेना था तो बैंक ने तो मुझे महंगा करके दिया है। सर उसमें एक चैनल मिल गया ना हमें, एक उसने इंटरमीडिएट का दे दिया, जिसको पता है अब एक मालिक रियाज के पास ही अगर पैसा है तो 25 बंदों को या 100 बंदों को, आगे 200 बंदों को तो नहीं दे सकता, उसको तो अलग ऑब्वियसली कोई ना कोई चैनल तो यूज करना पड़ेगा। तो एक चैनल मिल गया हमें, एक मीडियम मिल गया, वो ऐसा मीडियम काम कर रहा है। नंबर 1 ये कह सकते हैं कि ज्यादा कस्टमर ले आया वो। जी बिल्कुल ऐसी है, ज्यादा कस्टमर भी हो सकता है फायदा जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट है। सर मैं बताऊं जी 68। सर ये फायदा आपने जिस तरह अभी बात की कि जिस तरह हम सब्जी मंडी जाते हैं, फ्रूट मंडी जाते हैं, फ्रूट ले लेते हैं डायरेक्ट सेलर से या बायर से, तो इस तरह हम खुद किसी उस बंदे के पास क्यों नहीं जा सकते जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, लाइक मियां मंशा या जहांगीर तरीन? तो उसकी वजह ये है कि सर हम बैंक के थ्रू क्यों जाते हैं? जी सर मैं वही बता रहा हूँ कि बैंक की वजह ये है कि हम यानी कि अगर किसी के दूसरे बंदे के पास जाएंगे, अमीर बंदे के पास, तो वो उसके पास कोई गारंटी क्या होगी कि हम उसे वापस फ्यूचर में पैसा देंगे? वो गारंटर बन जाता है दरमियान में। जी सर, गारंटर क्रेडिट ले रहा है ना, तो बैंक गारंटर बन जाता है। उससे हमें ये फायदा है कि एज ए क्रेडिटर हमें ये तसल्ली है कि जिसने दिया हुआ पैसा वो ये नहीं कहेगा कि चलो जी मेरा पैसा वापस करो। जी सर, सॉरी एज ए डेटर। और एज ए क्रेडिटर हमें ये तसल्ली है कि अगर कोई शख्स पैसा वापस नहीं करता तो वी डोंट केयर, हमें नहीं पता किसको दिया बैंक ने, वी आर ओनली कंसर्न्ड कि बैंक पैसा वापस करेगा क्योंकि उसने हमसे रिसीव किया। तो बैंक एक दरमियान में इंटरमीडिएट गारंटर बन जाता है। यहाँ पे मेन फायदा बैंक का ये है। अब मेन रोल है बैंक का वो यही है कि बॉलोअर्स ऑफ मनीज को पैसा देना है और जिनके पास एक्सेस मनी है उनसे पैसा लेना है। अब इसी फंक्शन की बेसिस के ऊपर हमारे पास बैंक्स की थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है, उनके ऑपरेशंस के अंदर वेरिएशन आ जाती है। काम वही है लेकिन वेरिएशन आता है। फॉर एग्जाम्पल हम जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं
तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्राइमरी स्कूल भी है, सेकेंडरी स्कूल भी है, हायर सेकेंडरी भी है, स्कूल कॉलेजेस भी हैं, और उसके साथ साथ आपकी यूनिवर्सिटीज भी और वोकेशनल ट्रेनिंग भी आ जाता है। थोड़ा थोड़ा हमने इस ऑपरेशन को फाइन ट्यून किया और उसके साथ साथ हमने थोड़ी थोड़ी सेग्रीगेशन कर दी। इसी तरह ये पैसा लेने और देने के अमल के साथ साथ थोड़ी थोड़ी सर्विसेज को हम चेंज करते जाएंगे और हमारे पास जो है वो बैंक की जो है वो कैटेगरीज जो है वो थोड़ी बहुत चेंज होती जाएगी। मिसाल के तौर पे हम पहले बात कर लेते हैं कमर्शियल बैंक, जो कि आम तरह का बैंक है, सबसे बिल्कुल बेसिक बैंक है, जो पैसा लेता है और पैसा लेंडर्स को दे देता है और दरमियान में कुछ और सर्विसेज भी हमें देता है। कमर्शियल सर्विसेज बिल जमा कर लेता है, हमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दे देता है, कोई क्रेडिट की फैसिलिटी दे देता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, होम फाइनेंसिंग, डिफरेंट नामों से। हमें गाड़ी के लिए कर्जा चाहिए तो कर्जा ही, वो कर्जा गाड़ी की शक्ल में दे देता है, वो कर्जा घर की शक्ल में दे देता है, वो कर्जा पर्सनल लोन की शक्ल में दे देता है, वो कर्जा शॉपिंग की फॉर्म में दे देता है, दे वो आपको कर्जा ही रहा है। इसको हम कमर्शियल बैंक कहते हैं, जो कि मेजरली दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास जो कि लास्ट ऑफ टाइप है, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। हमारी इस तरह की डिस्कशन जो फिलोसॉफिकल और थ्योरेटिकल डिस्कशन चलती रहेगी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपके पेपर्स जो है अभी तक मुझे जहां तक लग रहा है वो ऑनलाइन ही होंगे। तो ऑनलाइन होने की वजह से फिर मुझे इसी तरह के क्वेश्चन देने पड़ेंगे जो कि फिलोसॉफिकल और आपके ओपिनियन बेस्ड हो, तो हम उस तरह के डिस्कशन साथ साथ लेके चलते रहेंगे। सेकंड कैटेगरी आ जाती है इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए काम करते हैं या इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करते हैं, उसको चैनल को फैसिलिटेट करता है। अब बैंक जो है वो बड़े लेवल की डील करता है, उसमें हजारों लाखों की बात है। सो इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उसमें बैंक्स बड़ी अमाउंट के अंदर डील करता है, अरबों की। तो छोटे कस्टमर्स को डील नहीं कर रहा। छोटे कस्टमर्स का मतलब है इंडिविजुअल्स, क्योंकि इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो लाखों करोड़ों में हो सकती है लेकिन अरबों में नहीं जाती, वो जनरली बिजनेस की है। तो फॉर एग्जांपल एक बिजनेस इंडिविजुअल का ही हो सकता है, लेकिन वो बिजनेस अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी फॉर्म में हो सकता है। तो वहां पे कंपनीज टू कंपनीज या पार्टनरशिप या एओपी की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज आ जाती है। उस इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज को हम डिटेल में कल कवर करेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में क्या क्या आते हैं। मैं अभी बता देता हूँ आपके अंदर आपके लिए थोड़ा सा उस पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है। मिसाल के तौर पर उसके अंदर कंसल्टेंसी सर्विसेज इंक्लूडेड हो सकती हैं। हमारे पास ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है जो कि तकरीबन 120-30 साल पुराना था। कैनाल का प्रोजेक्ट, जलालपुर कैनाल का प्रोजेक्ट, उसका पुराना होना 130 साल का होना वो इसलिए भी ऑथेंटिकेटेड है कि माय विलेज, मेरे अब्बा जान और दादा दादी उस गांव से है जलालपुर कैनाल, जो कि जलालपुर ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्रोजेक्ट है। तो वो अब्बू बताते थे कि जब कभी जमीन खरीदनी होती थी तो दादी कहती थी कि यहाँ से नहीं खरीदनी क्योंकि यहाँ से ना नहर गुजरनी। और वो बात हो रही है तकरीबन 70s की। 70s में जब बात होती थी जमीन खरीदने के लिए तो उस वक्त भी बात होती थी कि यहाँ से जमीन नहीं खरीदनी, यहाँ से नहर गुजरनी। और अभी तक हम यही सुन रहे थे कि वो नहर गुजरनी और फिर इवेंचुअली वो नहर गुजर गई और अभी वो प्रोसेस चल रहा है। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आ रहा है और वो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है यहाँ पे आके। इसी तरह हमारे पास और बहुत सारे बैंक्स हैं जो कंसोर्शियम्स की फॉर्म में अंदर आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, आपको फाइनेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, गारंटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसकी का एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कहते हैं। कई दफा उसको सेपरेट कर लिया जाता है, कई दफा इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है, तो वो एसेट मैनेजमेंट के अंदर फॉल कर जाता है। एसेट मैनेजमेंट क्या है कि आपके पैसे शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, आप शायद अकेले इन्वेस्ट ना कर सकें, लेकिन एज अ बैंक उनके पास मैन पावर है, टेक्निकल फैसिलिटीज हैं, वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं या आपको सारी की सारी फैसिलिटीज दे देते हैं। आप अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करें। 25,000 रुपए का जनरली अकाउंट खुल जाता है आईजीआई बैंक के अंदर, जीएस बैंक के अंदर, और आपने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही जी।